अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं कायनाती डिस्कशन। एक सवाल जो हमें सबसे ज़्यादा साइंसी लिखारियों को स्पेशली सुनने को मिलता है वो ये है कि शऊर क्या है। इसकी वजह यह है कि शऊर एक मिस्टीरियस चीज़ है कि वो हमें मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर भी दिखाई देती है लेकिन इंसानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये सवाल एक अलग चीज़ है कि इंसान में क्यों ज़्यादा है, लेकिन शऊर क्या है इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि साइंस अभी तक इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पाई। और मैं ख़ुद इस सवाल का काफ़ी लोगों से मैंने जवाब समझने की कोशिश की लेकिन हमें इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं अभी कुछ दिनों से एक बुक है उसका मुताला कर रहा हूँ। मैंने बल्कि अपने जो फेसबुक पेज है या फेसबुक मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी मैंने सब दोस्तों को रिकमेंड किया था कि आप लोग ये बुक लाजमी पढ़ें, और मैं ख़ुद भी इस बुक का मुताला करूँ। मेरा दिल था कि ये मैं कंप्लीट बुक पढ़ लूँ तो उसके बाद ही मैं आपसे इस बुक के मुतालिक कोई रिव्यू शेयर करूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनके मुतालिक मेरा ख़्याल है कि हमें मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के उनको डिस्कस करना चाहिए, जिसकी वजह से शऊर के मुतालिक हम लोग कायनाती डिस्कशन के अंदर आज एक डिस्कशन करें कि ये होता क्या है। इस मुतालिक पहले हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि मिचियो काकू साहब जो हैं ये एक प्रोफेसर हैं और ये फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट हैं जो फ्यूचर के हवाले से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। और इसके अलावा इनका जो ज़्यादा रोल है वो स्ट्रिंग थ्योरी के हवाले से इन्होंने वर्क किया हुआ है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया कि हमें जब हम बकैया सियारों के ऊपर जाएंगे या हम चाँद के ऊपर जाएंगे, जिस अज़ोल का चाँद है, मुश्तरी का चाँद है, इन पे जब हम जाके डेरे डालेंगे तो हमें वहाँ पे सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट्स चाहिए होंगे। सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट्स क्या होता है? सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट्स ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो अपनी कॉपियाँ ख़ुद बना सकें। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं ये कम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते। इन्हें अगर हम कोई कम्प्लेक्स ऑपरेशन करने को कहेंगे तो ये फेल हो जाते हैं, जबकि जो सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट्स होंगे वो कम्प्लेक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाएंगे, वो अपनी कॉपियाँ भी बना पाएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम मरीख़ पे जाने का हमारा इरादा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट एक बनाएंगे, ठीक है, 8 या 10 उनकी एक खेप हम भेजेंगे जो मरीख़ पे जाएंगे, वहाँ पे माइनिंग करेंगे, वहाँ से रॉ मटेरियल को निकालेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे और उसके बाद अपने जैसे मज़ीद रिपोर्ट्स बना रहे होंगे। ये फ़ैसिनेटिंग आइडिया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसे रिपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा आधा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ से इंसानों को भेजना होगा तो वहाँ पे एवरीथिंग हमें तैयार पहले से मिलेगी। इवन वहाँ से यानी जिस तरह अभी हम कहते हैं कि मरीख़ से इंसान वापस नहीं आ सकता, तो अगर ऐसे रिपोर्ट्स हम बना लेंगे तो हमें मरीख़ पे लॉन्चिंग पैड बनाना भी हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमें इल्म है कि जो रोबोट्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे जाके वो काम कर सकते हैं जहाँ पे इंसान नहीं काम कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एक बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के नज़दीक होता है। उसकी वजह यह है कि जो रोबोट्स हैं अगर वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो जाते हैं तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखेंगे और एक वक्त आएगा कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो ये चीज़ समझना शुरू हो जाएं कि भाई इंसान जो है उसने हमें अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ है और हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जिस तरह ये मुख्तलिफ़ जो आपने देखी होंगी मैट्रिक्स हो गया या टर्मिनेटर वगैरह जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो इसी सोच के ऊपर मबनी हैं। तो वो जो रोबोट्स हैं, सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स हैं, वो अगर ये चीज़ समझना शुरू हो जाए तो वो सारी बातें इंसानों के ख़िलाफ़ एक जंग कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम यहाँ से मरीख़ पे जाके आबाद हों, तो अगर हम मरीख़ पे जाएंगे तो हम उनके वहाँ पे ग़ुलाम बन के फिर रहेंगे। तो ये एक आइडिया साइंसदानों के अंदर या एक खौफ जो है वो मौजूद है कि आने वाले वक्त के अंदर ये हो सकता है। एलन मस्क वगैरह ने भी इस हवाले से कहा कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर फ्यूचर में जाके देखा जाए। बहरहाल शऊर का इससे क्या ताल्लुक़ है? शऊर का इससे ये ताल्लुक़ है कि इस बुक के अंदर एक मफरूज़ा पेश किया मिचियो काकू साहब ने कि उन्होंने अपना एक मफरूज़ा बताया कि जिसको वो कह रहे हैं स्पेस टाइम कॉन्शियसनेस थ्योरी, जिसको उन्होंने नाम दिया कि यानी स्पेस टाइम के हवाले से, ज़मान व मकान के हवाले से अगर कोई मालूमात रखता है तो उसे हम
शऊर के किसी न किसी लेवल पे हमें उसे रखना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कहा कि शऊर हर चीज़ के अंदर मौजूद है, इवन मशीनों के अंदर भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट है, वो हीट को ऑब्ज़र्व करके, उसको महसूस करके जो है मशीन को बंद कर देता है। इसी तरह फोटो सेल जो है वो रोशनी के हवाले से उसको ऑब्ज़र्व करता है। तो देखा जाए तो इसको अगर हम लेवल 0 कह दें, यानी 1 यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर हम कह दें, तो इसके बाद अगला लेवल आता है पौधों का, जो ग्रेविटी को भी महसूस कर रहे होते हैं, रोशनी को भी महसूस कर रहे होते हैं, हवा को भी महसूस कर रहे होते हैं। अभी आने वाले वक्त के अंदर शायद हमें पता चले कि वो दर्द भी महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन साल पहले एक रिसर्च पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि पौधे जो है बाकायदा दर्द महसूस कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट आगे से रिस्पॉन्स भी हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है इसे उन्होंने लेवल 1 कह दिया कि ये लेवल 1 है कॉन्शियसनेस का, और हम कह सकते हैं कि जी इनके अंदर 10 यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जो जानवर हैं हमारे आसपास, इनके अंदर भी कहना है कि शऊर मौजूद है। ये इकट्ठे रहते हैं, फैमिली की शक्ल में रहते हैं। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खैर पौधे भी करते हैं रिप्रोडक्शन। तो लेकिन ये है कि ये चूँकि एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर जो शऊर का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह लेवल 2 आ जाता है। तो इंसान को अगर हम लेवल 3 के ऊपर रखते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो पढ़ना लिखना उसने सीखा, सिविलाइजेशन उसने पूरी एक बनाई, और आप देखें जितनी भी हम लोगों ने अभी तरक्की की है इतनी किसी और मखलूक ने नहीं की। बल्कि एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है इस वक्त मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि जो डायनासोर्स हैं वो इसी वजह से इस सफ़ाए हस्ती से मिटे क्योंकि उन्होंने साइंस नहीं सीखी थी, स्पेशली फल्कियात नहीं सीखी थी। क्योंकि अगर वो फल्कियात सीखते या साइंस सीख लेते तो वो उस शहाबिये को नॉकआउट कर देते जो उनकी तरफ आ रहा था। लिहाजा आज से 10,000 साल पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि कोई ना कोई इंटरवेंशन ऐसी हुई कि जिसके बाद जो इंसान है वो बकाया मखलूक़ात की निस्बत उसका जो शऊर का लेवल था वो अलग हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसानी जो हड्डियाँ हैं वो हमें, जो फॉसिल्स हैं वो तो हमें काफ़ी पुराने मिलते हैं, 2-2 लाख साल पुराने भी हमें मिले हैं। तो इस बुक के अंदर मिचू काकू ने ये बताने की कोशिश की कि हम इंसान क्यों अलग हैं, मतलब बकाया जितनी मखलूक़ात हैं ऐसी क्या चीज़ है जो हमें मुमताज़ करती है इन सब से। तो इन्होंने कहा कि वक्त को महसूस करना, वक्त को समझ पाना, ये वो चीज़ है जो बकाया मखलूक़ात के अंदर नहीं है। मसलन आपने कभी किसी कैट या डॉग को या किसी दूसरे जानवर को फ्यूचर के बारे में परेशान होते नहीं देखा होगा। आपने हमेशा इंसानों को ही फ्यूचर के मुतालिक परेशान होते देखा होगा या फ्यूचर की प्लानिंग करते देखा होगा। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम फ्यूचर की प्रोजेक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने पास्ट को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि पास्ट जो है हमें मदद करता है हमारे फ्यूचर को समझने में। तो बकाया जानदार जो है वो फ्यूचर को नहीं कर रहे होते, वो वक्त की जो धार है, जो 4th डायमेंशन है उसको वो नहीं समझ पा रहे होते, वो महज 3 डायमेंशन तक ही महदूद हैं। हम लोग अपना पास्ट याद रखते हैं, उसी के ज़रिए हम फ्यूचर की प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। लिहाजा हम जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसके साथ साथ हम 4th डायमेंशन जो है हमारी कायनात की, जिसे हम वक्त कहते हैं, क्योंकि हम उसको भी महसूस कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं। अभी हमने मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए वक्त को सुस्त होता महसूस भी किया है। तो मिचू काकू ने बताया कि ये जो 4th डायमेंशन को हम लोग समझ रहे हैं, ये वजह है कि हम बकाया जो जितने भी जानदार हैं उनकी निस्बत हम शऊर के मामले में हम थोड़ा सा ऊपर है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो लेवल 4 के ऊपर है। तो शऊर के मुतालिक ये एक बड़ा अलग सा मफरूज़ा है जो इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि मशीनें तक जो है वो शऊर रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने मार्स परसेवरेंस खलाई गाड़ी जो है भेजी है मरीख के ऊपर, तो उसके अंदर हर काम के लिए एक अलग अलग मशीन मौजूद है। मॉक्सी नाम की मशीन मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रही है। इसी तरह ड्रिलिंग के लिए उधर एक मशीन मौजूद है, कैमरे उसके अंदर अलग से लगे हुए हैं। इसके अलावा हवा जो मरीख के ऊपर चल रही है उसको नोट करने के लिए अलग से बैरोमीटर है, उनको उस हवा को सुनने के लिए अलग से माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो हर मशीन जो है वो एक स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म कर रही है। तो इन्होंने इसमें ये मफरूज़ा दिया कि जो सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग रिपोर्ट्स होंगे इन फ्यूचर, जब उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जॉइंट वेंचर होगा और हम इनको मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स के ऊपर भेज रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हमें कोई चोर स्विच उसके अंदर लगाना पड़ेगा कि अगर वो कभी हमारे लिए थ्रेट बनते हैं तो हम उनको
पावर ऑफ कर सकें। तो उन्होंने यही कहा कि फ़िलहाल जो मशीनें हैं वो लेवल 0 के ऊपर हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। वो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो 1 यूनिट है उनके अंदर। तो आने वाले वक्त के अंदर वो कब जो है इंसानों को क्रॉस करेंगी ये भी बताना मुश्किल है। हाँ, कुछ मतलब ऐसी मशीनें मौजूद हैं जैसे गूगल डीप माइंड प्रोग्राम वगैरह हैं कि जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, लेकिन वो एक बहुत नैरो वे में जाके हर चीज़ कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि आज से 60 साल बाद जो इंसान है वो किन किन प्लैनेट्स पे होगा, वो इस चीज़ को नहीं बता सकेंगी। तो वो एक स्पेसिफ़िक वे के अंदर जाके कर रही होती हैं। लिहाजा हमें अभी जो जितनी भी मशीनें हैं वो इस लेवल पे नहीं है कि वो लेवल 0 से आगे बढ़ सकें। तो शऊर के मुतल्लिक ये जो मफरूज़ा था, ये स्पेस टाइम कॉन्शियसनेस थ्योरी जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताई, ये बड़ी एक अलग किस्म की थ्योरी है और ये मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आप सबको क्या लगता है कि शऊर जो है वो इंसानों के अंदर ही है या बाकायदा जानवरों के अंदर भी है? अगर है तो हम इंसान क्यों अलग हैं? अचानक से सिविलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ 10,000 साल पहले, तो और आज हम तरक्की की इस मिराज पे खड़े हैं कि हम उसी रॉ मटेरियल से बने हुए हैं जिससे पूरी कायनात बनी है, और कायनात का यही रॉ मटेरियल आसपास अपने दीगर रॉ मटेरियल को देख के सवाल कर रहा है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। तो आपको क्या लगता है कि शऊर क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन आपके नज़दीक होनी चाहिए? क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफ़िक डेफिनेशन अभी भी साइंस के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जिस भी साइंसी लिखारी से आप ये सवाल करेंगे तो यही कहेगा कि भाई मुझे पता नहीं है। लेकिन मीचू काकू ने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन की है जो थोड़ी बहुत हमें समझ भी आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें लाजमी बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे जल्द किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।